Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to solve the problem of NumPy and Pandas, which is a library of Python that is used for AI और डेटा साइंस यू कैन से। तो इसमें हम लोग कैसे प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व लेने वाले हैं, तो प्रॉब्लम को इस तरीके से हम लोग लेने वाले सीक्वेंस में, ताकि NumPy के जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझ पाएँ। उसके बाद NumPy का कॉन्सेप्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। तो वी विल पिकअप पांडाज का प्रॉब्लम। पांडाज के सब सीक्वेंस में प्रॉब्लम को पिक करेंगे और सॉल्व करेंगे, ताकि सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए प्लस अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट कीवर्ड होता है इंपोर्ट, जस्ट लाइक नमपाई इंपोर्ट कराना था इंपोर्ट नमपाई एज अ एनपी। एज कीवर्ड क्यों यूज होता है? क्योंकि निकनेम देने के लिए। अगर वो पर्टिकुलर जो भी लाइब्रेरी है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसको एज कीवर्ड की हेल्प से नेम दे सकते हो। ओके, तो मैंने इंपोर्ट कर दिया मेरा लाइब्रेरी नमपाई। उसके बाद मुझे क्वेश्चन क्या, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट नमपाई। तो नमपाई क्या होता है? नमपाई फुल फॉर्म किसका होता है? न्यूमेरिकल पाइथन। ये किसके लिए होता है? तो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पाइथन में क्या होता है, जितना भी कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो विद द हेल्प ऑफ नमपाई वी कैन डू इट। तो नमपाई में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है नमपाई एरे होता है। ऐसे ही पांडाज में दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। नमपाई में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एरे के अंदर मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। एरे ही 1D होता है, 2D होता है, 3D 4D 4D एंड डी। तो एरे के ही बेस से मैट्रिक्स बना है जो कि 2D होता है, 1D हो गया, उसके बाद 3D भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फंडामेंटल पे नमपाई ही होता है। नमपाई के ऊपर ही डेटा साइंस की मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी उसी के ऊपर बनी है। चाहे पांडाज हो, मैटप्लॉटलिब हो, सीबॉन हो, साइपाई हो, जितने भी लाइब्रेरी हो, सब कुछ इसी के टॉप ऑफ पे बना है। ओके, बैकग्राउंड में यही काम करता है, नमपाई एरे ही काम करता है। तो नमपाई एरे के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? ब्रॉडकास्टिंग। जैसे नॉर्मल लिस्ट के, अगर कोई भी चीज़ मैं लिस्ट में भी स्टोर कर सकता था डेटा को, बट मैं नमपाई एरे में क्यों स्टोर करूँगा? क्योंकि नम जो लिस्ट में मुझे कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा, तो उस पर क्या अप्लाई करना पड़ता है? लूप अप्लाई करना पड़ता है, और लूप लेता है टाइम टेकन होता है। जबकि अगर मैं नमपाई एरे लूँगा तो नमपाई एरे में ब्रॉडकास्टिंग यूज होता है, उसके थ्रू मल्टीप्लिकेशन या कोई प्रोसेस होता है। जस्ट लाइक अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स के सेकेंड एरे के फर्स्ट इंडेक्स को, दो एरे है, एरे 1 एरे 2, इसका फर्स्ट पोजीशन पे जो हो, इसके फर्स्ट पोजीशन पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी करना है तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि लूप इस पे लगाओ फिर इस पे लूप लगाओ, इसको फेच किया फिर इसको फेच किया तब होगा, ऐसा नहीं। अगर तुम लिस्ट करते तो ऐसे करना पड़ता। तो इसलिए क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ओनली इट वर्क्स वेरी फास्टर। और ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, किसी छोटे एरे को बड़े एरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ करना हो तो जो छोटा वाला एरे होता है वो अपने आप को एक्सटेंड करता है बड़े वाले एरे के साइज़ के बराबर, फिर अपना मल्टीप्लिकेशन या एडिशन पॉसिबल हो पाता है। इस तरीके से हमारा ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसकी वजह से ही इतना ज़्यादा मार्केट में यूज होता है। ये एफिशिएंट हो जाता है मेमोरी के लिए भी और टाइम के लिए भी। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? क्रिएट अ नंपाई एरे ऑफ इंटीजर्स। मतलब इंटीजर का हेल्प से नंपाई एरे बनाना है, और उस कौन कौन से इंटीजर का वैल्यू होना चाहिए? 1 to 20, मतलब 1 to लेके 20 के बीच में जितने भी डेटा आते हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर को एक एरे बनाना है, नंपाई एरे बनाना है। फिर क्या करना है? उसको रीसेप करना है। रीसेप करना मतलब जो उसका सेप होगा ना 1 to 20 तक, मतलब 1 डायमेंशनल, उसको रीसेप करके 4x5 का मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 4 रोज 5 कॉलम्स का मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे? एक मेथड होता है नमपाई में ऑलरेडी, रीसेप मेथड। तो मैं उस सेप को पास कर दूंगा, रो कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए और कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए तो वो बना देगा। ओके, रिसेप मेथड से हो सकता है। और उसके बाद कुछ कुछ उसने एट्रीब्यूट को कॉल करने के लिए बोला। कौन कौन सा? उसने बोला कि ठीक है डिस्प्ले करो, जब तुम्हारा मैट्रिक्स बन जाए तो उसका क्या शेप है, क्या साइज़ है और क्या उसका डेटा टाइप है, इन तीनों एट्रीब्यूट को, इन तीनों प्रॉपर्टी को मुझे बताओ। चलो करके देखते हैं। नंपाई को पहले मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद देखो, तो एक मेथड होता है अरेंज मेथड। जैसे लूप में मेरा रेंज मेथड होता है ना, अगर किसी एक वैल्यू से दूसरे, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच का कोई भी सारे नंबर्स को फाइंड आउट करना है तो रेंज मेथड यूज़ करते हैं। ऐसे ही नमपाई में अरेंज मेथड होता है। तो विद द हेल्प ऑफ अरेंज मेथड मैं किसी एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच का सारे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, 1 से लेकर 20 के बीच में, जितने 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर को मुझे चाहिए, तो 1, 21 क्या होगा? एक्सक्लूडेड होगा। दैट्स वाई, इसीलिए मैंने X21 लिखा, जबकि मुझे 20 इंक्लूड करना था।
तो जबकि मैं अगर यहाँ 20 लिखता तो 20 भी एक्सक्लूड हो जाता, इसलिए मैंने 21 लिखा है। ओके, तो सबसे पहले एनपी को कॉल किया, मैंने अपने लाइब्रेरी को कॉल किया, क्योंकि यहाँ पे क्या लाइब्रेरी था एनपी। चलो मैं तुमको फिर से इस लिख के दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मुझे लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा एनपी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अरेंज मेथड को कॉल करूँगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए किसके किसके बीच में, 1 से लेके 20 तक, तो 21 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 21 क्या होगा, एक्सक्लूडेड। अब मेरा ये 1 to 20 मिल गया, देखो इसको, सॉरी डॉट लिख दिया था इसकी वजह से रहा। अब देखो तुमको 1 to 20 तक नंबर मिल चुका है, देखो आउटपुट में मिल गया 1 to 20, लेकिन तुमको ये 1D हुआ, तुमको डेटा का तुमको मैट्रिक्स क्या चाहिए, 4x5, 4 रोज और 5 कॉलम का वाला डेटा चाहिए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको रीसेप करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर डेटा को रीसेप मेथड मैंने अप्लाई कर दिया। और दूसरा एक बात ध्यान देना, किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक मेथड नहीं, मल्टीपल मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट से फर्स्ट मेथड, डॉट सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, कितने भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बस वो हाँ ये चेक करो वो मेथड क्या अप्लीकेबल है क्या वहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे रिसिप्ट मेथड किया मैंने, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए 4, कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए 5, हो गया मेरा काम। देखो 4 रोज 5 कॉलम्स। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर क्रिएट करने के बाद एरे मुझे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए, मैंने स्टोर कर दिया ए वेरिएबल में। अब देखो ए वेरिएबल मेरे स्टोर हो चुका है। ओके, उसके बाद अगर मैं इसका अब उसने क्या पूछा, ए वेरिएबल में स्टोर हो चुका, अब उसने क्या पूछा कि ये एट्रीब्यूट को शो करो, शेप बताना है कि ये जो पर्टिकुलर मैंने एरे बनाया है उसका शेप क्या होगा। इसका शेप ऑलरेडी मैंने खुद ही क्या कहते हैं डिसाइड किया, क्या शेप डिसाइड किया इसका, 4x5, 4 रोज 5 कॉलम। देखो मैंने जैसे ही मैं शेप को कॉल करूँ, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल शेप इज़ नॉट अ मेथड, शेप इज़ अ एट्रीब्यूट। लास्ट क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाया था, वहाँ पे एट्रीब्यूट एंड मेथड को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। अराउंड 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है एट्रीब्यूट एंड मेथड पे। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज़ को बताता है, फीचर्स को बताता है, वो एक वेरिएबल की तरह होता है। तो वेरिएबल के लास्ट में कोई पैरेंथेसिस नहीं होता है, जबकि फंक्शन के लास्ट में क्या होता है, पैरेंथेसिस। तो मेथड क्या होता है, फंक्शन होता है। तो शेप इज अ एट्रीब्यूट। इसको कॉल क्या मिल गया 4,5। अब तुमको नेक्स्ट पैरा चीज सर्च करना है, जैसे लाइक ए डॉट साइज, मतलब साइज क्या बताता है हमारा, साइज हमको बताता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है उस नंपाई एरे में। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 20, यू कैन सी आउटपुट इज 20। अब तुमको सारा डेटा प्रिंट करना है, तो सबके आगे प्रिंट, सबको प्रिंट में लगाओ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल करने पे जो ऊपर वाला डेटा होगा वो नहीं दिखेगा, लास्ट वाला डेटा दिखेगा। ओके, तो सबको प्रिंट करना है तो प्रिंट के अंदर लिखो सबको, अभी के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ए डॉट लास्ट क्या हम लोगों को चेक करना है, एक बार देखने दो। डेटा टाइप, जो भी इसमें डेटा टाइप यूज हुआ है, मेरे नमपाई के अंदर जो भी डेटा है, डेटा पॉइंट्स जो 1 2 3 4 5 है, वो उसका कौन सा डेटा टाइप है। तो टाइप फंक्शन क्या बताता है, पूरे डेटा स्ट्रक्चर, पूरे ऑब्जेक्ट का डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप क्या है। जबकि डी टाइप जो एट्रीब्यूट होता है ना, डी टाइप एट्रीब्यूट, वो सॉरी डी टाइप है, जो डी टाइप एट्रीब्यूट वो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका डेटा टाइप क्या है वो बताता है। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, इंटीजर, यू कैन सी इंटीजर आ गया। और इंटीजर के साथ में 64 क्यों आ रहा है, क्योंकि 64 इज ए बिट। ये बताता है मेमोरी साइज़ को, कि मैक्सिमम कितने मेमोरी साइज़ का क्या कहते हैं इसमें इंटीजर स्टोर हो सकता है, 64 बिट का स्टोर हो सकता है। मैक्सिमम साइज़ क्या होगा इंटीजर का, 64 बिट। ओके, सो दैट्स इट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे हमें समझ में आ गया नमपाई एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, कैसे उसको रीसेप कर सकते हैं, और कैसे उसका शेप साइज डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। ओके, अब ये क्लियर है फंडामेंटल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसने बोल दिया कि 5x5 का एक एरे है, उसको क्या करना, उससे ना पहले एक 5x5 का एक एरे बनाओ, उस एरे से सेकेंड एंड फोर्थ रो को फेच करो। ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट दिस सेकेंड एंड फोर्थ रो, उसको फेच करना है, मतलब निकालना है। उसके बाद डिस्प्ले ओनली, ये तो काम करना ही करना है। इसके अलावा एक और काम उसने बोला, डिस्प्ले ओनली इवन एलिमेंट विच डिस्प्ले ओनली इवन एलिमेंट यूजिंग बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग में मतलब क्या, हम लोग नंबर पास करते हैं। बुलियन का मतलब क्या हुआ, यस बाइनरी फॉर्मेट में, कंडीशनल फॉर्मेट में, तो हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। बुलियन मतलब जिसका आउटपुट क्या हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, इसका आउटपुट ट्रू और फॉल्स हो। तो हम लोग इंडेक्सिंग में भी ऐसा अप्लाई कर सकते हैं कि उसका आउटपुट ट्रू और फॉल्स मिले। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है,
3 क्वेश्चन है समझ लो इसका पार्ट। पहले एरे क्रिएट करना रहेगा, फिर उसका सेकेंड एंड फोर्थ रो को फेच करना रहेगा, फिर थर्ड में क्या करना पड़ेगा, उससे इवन नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओनली इवन नंबर, जो सेकेंड एंड फोर्थ में जो इवन एलिमेंट होंगे ना उसको ही फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ बुलियन इंडेक्सिंग। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, मैं सारा कोड नहीं लिखता बिकॉज इट विल बी मतलब टाइम टेकन हो जाएगा। तो नमपाई एरे को इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक डेटा बनाया, उसमें कहाँ से कहाँ तक डेटा को पास किया, अरेंज 1 to 25। क्यों 25 तक मैंने पास किया, क्योंकि 5x5 का मतलब 25, टोटल 25 एलिमेंट होने चाहिए। और उसका मुझे एक बार मुझे 25 एलिमेंट मिल गया, फिर उसको मैंने रिसेव भी कर दिया 5x5 में। देखो रिसेव कर दिया 5,5 से, तो मेरा पहले 1 to 25 मिला होगा, उसको फिर रिसेव कर दिया तो 5x5 का 25 एलिमेंट मिल गया। ओके, फिर इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊं तुम क्या क्या, ये देखो, इसको कमेंट किया, इसको अनकमेंट किया और इसको रन किया, यू कैन सी 5x5 का मुझे मैट्रिक्स मिल गया। ओके, अगर ये मिल गया तो अब इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ मैं। अब सेकंड क्वेश्चन है जो एरे बन गया, अब मुझे क्या करना है, सेकंड एंड फोर्थ रो को फेच करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना, यूज़ करना पड़ेगा स्लाइसिंग का कैसे यूज़ करेंगे, कौन से वेरिएबल में स्टोर है मेरा डेटा, ARR एरे। ओके, इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, स्लाइसिंग। तो कौन से रो से कौन से रो तक, मुझे सेकेंड एंड फोर्थ रो चाहिए। सेकेंड रो का मतलब इंडेक्सिंग क्या होगा उसका, सेकेंड रो का इंडेक्सिंग स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 0 1 2 लाइक दिस स्टार्ट चलता है। तो सेकेंड रो का मतलब फर्स्ट इंडेक्सिंग, तो फर्स्ट इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक जाना है, फोर्थ इंडेक्स तक जाना है। तो फोर्थ रो तक जाना है, तो फोर्थ रो का क्या इंडेक्स होगा, 3। ओके, यस, 0 1 2 3। तो थर्ड तक जाना है, थर्ड तक नहीं जाना, सेकेंड एंड फोर्थ को ही प्रेजेंट फेच करना है, थर्ड रो को फेच नहीं करना है, ध्यान देना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेकेंड थर्ड फोर्थ को फेच करो, मैं कह रहा हूँ सेकेंड को फेच करो और फोर्थ को फेच करो। तो मैंने इसीलिए देखो स्लाइसिंग में क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या किया, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया। क्यों, क्योंकि 2 रो को फेच करना है, तो 1,3, 1 का मतलब सेकेंड रो, थर्ड इंडेक्स का मतलब फोर्थ रो, वो फेच हो गया। तो रो तो सेलेक्ट, रो में मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, जबकि कॉलम में कोई सिलेक्शन नहीं, सारे कॉलम्स सेलेक्ट होना चाहिए, रो बस 2 ही सेलेक्ट होना चाहिए, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, तो जब तुमको कॉलम में कोई सिलेक्शन नहीं करना, मतलब सारे रो फेच करना है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, सिंपली कॉलन का मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जाएगा, जितना भी कॉलम है सबको फेच करना है, इसका मतलब होता है कॉलन यूज़ करने का। ओके, तो देखना, अब इसको मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। फिर इसको स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में, जिसका नाम रख दिया ro2_4, उसमें स्टोर कर दिया। इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब देखो मेरा था ना, इसको भी मैं एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ऊपर वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है ये तुम्हारा एरे है। इस एरे का सेकेंड एंड फोर्थ रो कौन सा है, सेकेंड इज 6 7 8 9 10 और फोर्थ इज 16 17 18 19, और नीचे देखो वही फेच होके आया भी है। यस, उसको मैंने ही प्रिंट किया था ना, देखो वही रो आ गया। ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में अभी क्या करना है हमको, अब इवन एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, कौन से, इस पर्टिकुलर जो मैं अभी सेकंड एंड फोर्थ रो सेलेक्ट किया है ना, उस सेकंड एंड फोर्थ में जितने भी इवन एलिमेंट है ना उसको फेच करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जो भी उसमें रो है ना, रो पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन इंडेक्सिंग अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बुलियन इंडेक्सिंग। अब उस रो में कौन सा एलिमेंट इवन है वो चेक करना पड़ेगा। तो इवन एलिमेंट चेक करने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग, वो पर्टिकुलर नंबर परसेंट मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, क्या उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आता है, क्या आता है तो ट्रू, नहीं आता तो फॉल्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू जाएगी। ओके, देखो वही मैंने ब्रैकेट में पास किया है, अगर वो होगा तो वो पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देखते हैं, ये देखो, तो कौन सा रो क्या कहते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या सेकेंड रो 2 से डिवाइड हो रहा है, सेकेंड रो में 2 से डिवाइड कर, सेकेंड रो में इवन है क्या, देखो वो जितने भी इवन थे सारे नंबर को दे दिया। 6 इज इवन नंबर, यस। 7 इज इवन, नो। 8 इज इवन नंबर, यस। नो। 9 इज इवन नंबर, नो। 10 इज इवन नंबर, यस। तो यू कैन सी हियर वो पूरा आउटपुट आएगा 6 8 10 16 18 20। क्या हुआ, सेकेंड एंड फोर्थ रो में जितने भी इवन नंबर थे सबको प्रिंट करके दे दिया।
ये था हमने बुलियन इंडेक्सिंग, मैंने जो स्लाइसिंग था उसके अंदर बुलियन मतलब कंडीशन को पास किया है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। इफ इट इज़ क्लियर लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्रिएट अ 1D नमपाई एरे ऑफ रैंडम नंबर। एक 1D नमपाई एरे का रैंडम नंबर बनाना। अभी तक क्या था, मैंने इंटीजर के हेल्प से बनाया, अरेंज मेथड से मैंने जहाँ से लेके जहाँ तक भी नंबर मुझे फाइंड आउट करना, इंटीजर वैल्यू को फाइंड आउट करना, इसलिए मैंने अरेंज यूज़ किया। क्या कहते हैं, वो रैंडम नंबर जनरेट करता है। अगर मैंने पास कर दिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो उनके बीच में जितने भी नंबर चाहिए वो थर्ड पॉइंट देगा। थर्ड पैरामीटर क्या हुआ, कितना नंबर चाहिए मुझे और किसके बीच में चाहिए, 10 to 100 के बीच में जितने भी नंबर चाहिए मैंने पास कर दिया। कितने नंबर चाहिए मुझे, 10 नंबर चाहिए। तो उनके बीच में जितने भी नंबर पाए जाते हैं सारे इंटीजर, रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा। ओके, तो वो रैंडम इंटीजर मैंने जनरेट करा दिया। तो उसके बाद देखो, अगर उसका उसका मुझे मीन निकालना है तो एन पी डॉट मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंड एस टी डी, और उसका सम निकालना है तो एन पी डॉट सम, तो पूरा इसको सम करके दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Create a data frame of student with column, name, subject, mark and display the first and last two records। क्या पूछा इसने यहाँ पे? अभी देखो numpy का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पांडाज। तो सबसे पहले पांडाज को थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट। पांडाज क्या होता है? पांडाज का फुल फॉर्म होता है, पी ए से होता है पैनल, पी ए एन से होता है पैनल, डी ए एस से होता है डेटाज। ओके, तो पांडाज किससे मिलकर बना? पैनल डेटाज। तो स्टार्टिंग में अराउंड 1950 के आसपास में जो एक्सेल सेट को है ना, रिसर्चर ही मतलब बोल दे तो फाइनेंस वाले ही यूज़ करते थे। मतलब इतना एआई डेटा साइंस में इतना था नहीं, तो पहले बस फाइनेंस वाले लोग ही एक्सेल सीट को यूज़ करते थे। तो उस टाइम पे उसको इसी एक्सेल सीट वगैरह को पैनल डेटा बोलते थे। ओके, तो उसी टाइम पे जब पाइथन आया, लाइब्रेरी आया, तो उसका पांडाज नाम बना। ओके, तो पांडाज की हेल्प से हम लोग कोई भी डेटा मैनिपुलेशन हो, किसी भी तरह का डेटा मैनिपुलेशन करना हो, चाहे मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना हो, चाहे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी हो, किसी भी टाइप का डेटा मैनिपुलेशन वी कैन डू विद हेल्प ऑफ पांडाज। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्रिएट अ डेटा फ्रेम। इसमें क्या डेटा फ्रेम बनाना है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, पांडाज में दो डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा फ्रेम और सीरीज। डेटा फ्रेम एंड सीरीज। तो डेटा फ्रेम एंड सीरीज में क्या होता है, डेटा फ्रेम 2D होता है, सीरीज 1D होता है। तो डेटा फ्रेम को मैं डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो देखो मैंने सबसे पहले डिक्शनरी ले लिया, जो भी मुझे क्या पूछा है उसने कि एक स्टूडेंट का डेटा ले लो और उस स्टूडेंट में क्या क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, सब्जेक्ट होने, मार्क्स है। तो कॉलम का नेम क्या हो जाएगा, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, और इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी। मैंने 5 डेटा पॉइंट्स लिया है, 5 लोगों को लेके उनको उनका डेटा पॉइंट्स बनाया। फिर उस डेटा फ्रेम को जब भी डिक्शनरी को कैसे हम लोग, किसी भी डिक्शनरी को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा फ्रेम में, तो एक पांडाज में एक मेथड होता है डेटा फ्रेम करके ही। तो देखो मैंने क्या किया, इंपोर्ट पांडाज या पीडी किया, तो फिर पीडी को यूज़ करें, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम इज अ मेथड विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्रेम। देखो ध्यान देना, कैपिटल डी है एंड कैपिटल एफ है। ओके, पीडी डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में मैंने पास कर दिया जो भी डिक्शनरी था। तो डिक्शनरी को जैसे मैंने पास किया उसको वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। और डेटा फ्रेम में एक बार कन्वर्ट करने के बाद, अगर मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है, देखो यहाँ पे यस कन्वर्ट हो चुका है। अगर मुझे चेक करना है डेटा फ्रेम में क्या है, तो डीएफ को कॉल किया। यस, क्योंकि डेटा डीएफ वेरिएबल में स्टोर किया, तो डीएफ में मुझे मिल गया, देखो नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स मिल गए और 5 मेंबर का डेटा पूरा मिल गया। अब इसमें क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, डिस्प्ले द फर्स्ट एंड लास्ट 2 रिकॉर्ड्स। जो शुरुआत के 2 रोज हैं उसको दिखाना है और लास्ट के दो रोज है उसको शो करना है। तो टॉप रोज को चेक कर फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड होता है, टॉप रोज को विजुअल देखने के लिए उसके लिए मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, हेड मेथड। तो कितने नंबर ऑफ रोज मुझे देखना है, 2 रोज देखना है, तो टॉप हेड डी एफ डॉट हेड इन द ब्रैकेट 2। देखो टॉप 2 रोज आ गए, शुरू के 2 रोज आ गए। अगर तुमको बॉटम से देखना है, मतलब लास्ट के 2 रोज देखना है, तो उसके लिए क्या मेथड होता है, डी एफ डॉट टेल। टेल मेथड क्या बताता है, लास्ट रोज को बताता है, कितने रोज को देखना है मुझे, 2 रोज को देखना है, तो मैंने पास कर दिया 2। ये देखो लास्ट 4th एंड 5th रोज आ गया। 4th एंड 5th रोज का इंडेक्स क्या होगा, 3rd एंड 4th। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी मुझे डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम में किसका डेटा रहेगा? एम्प्लॉय का डेटा रहेगा। राइट द कोड टू सेलेक्ट द एम्प्लॉय फ्रॉम HR। अच्छा, उस डिपार्टमेंट अर्निंग अबव 60,000। क्या क्वेश्चन है एक्चुअली? एम्प्लॉय का डेटा रहेगा, उस एम्प्लॉय के डेटा में एम्प्लॉय का नेम रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट का है, और उसकी सैलरी रहेगी। तो इन तीनों कॉलम के करेस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है कि मुझे उस सारे क्या कहते हैं एम्प्लॉय का नाम बताओ जिनका सैलरी क्या कहते जो HR हो। पहला कंडीशन क्या है? वो HR होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? उनकी सैलरी कितना होनी चाहिए? 60,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन हो रहा है। क्या सिलेक्शन किया मैंने? HR डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया। HR डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में भी कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए? HR होना चाहिए। फिर वो सिलेक्शन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ। फिल्टर क्या होना चाहिए कि जो सैलरी है ना वो कितना होना चाहिए? 60,000 से ऊपर होना चाहिए। तो सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग मैंने मेथड फिल्टरिंग यहाँ पे अप्लाई किया है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट पांडा PD। उसके बाद मैंने डिक्शनरी बनाया। एक डिक्शनरी में क्या किया? नेम पास किया, नेम में वैल्यू पास कर दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट को पास किया मैंने, देखो लिस्ट में पास कर दिया सारे डिपार्टमेंट को। उसके बाद मैं सैलरी को पास किया, जो भी सैलरी होगी उनकी करेस्पॉन्डिंग। इस डिक्शनरी को मैंने किस में पास कर दिया? PD.डेटा फ्रेम में। जैसे डेटा फ्रेम में मैं पास किया, मेरा डेटा फ्रेम बन गया। ओके, डेटा फ्रेम बन गया। अभी मैंने डेटा कौन से वेरिएबल में स्टोर किया? EMP में, एम्प्लॉय। अब मुझे क्या करना है? एक बार मेरा डेटा फ्रेम बन गया तो उस पर अप्लाई करना है, बिकॉज से इंडेक्सिंग अप्लाई करना है। इंडेक्सिंग में क्यों अप्लाई करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं एट द इन मुझे क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। किस क्या चाहिए? कुछ सम ऑफ द वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? एक तो डिपार्टमेंट HR होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि सैलरी उसका 60,000 से ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सिंपली देखो, EMP हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, कभी भी इंडेक्सिंग अप्लाई करना हो तो क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। देखो स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो कंडीशन है मेरे पास, तो दोनों कंडीशन को रखा। पहला कंडीशन क्या है? इम्प्लॉय इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के, मतलब इम्प्लॉय वेरिएबल के अंदर जो भी इस डेटा फ्रेम के अंदर जो भी कॉलम, कौन सा कॉलम? डिपार्टमेंट कॉलम क्या होना चाहिए? HR के बराबर होना चाहिए। डिपार्टमेंट से किसको सिलेक्शन करना है? HR को। तो डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। क्या वो HR के बराबर है? जो भी HR के बराबर है वैल्यू उसको फेच करना है। ओके। उसके बाद एंड कंडीशन, देखो उसके बाद मैंने एंड कंडीशन लगाया। एंड कंडीशन क्यों लगाया है? क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, वो HR भी होना चाहिए और उसकी सैलरी कितना होना चाहिए? 60,000 प्लस। तो देखो दूसरा मैंने क्या लगाया? इम्प्लॉय डेटा फेयर में कौन सा कॉलम को कॉल किया मैंने? सैलरी कॉलम को कॉल किया। सैलरी कॉलम को कॉल किया, उसके बाद क्या कंडीशन लगाया? इट शुड बी ग्रेटर देन 60,000। तो ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो जो भी आउटपुट निकल के आएगा उसको दे दो। मतलब मेरे इम्प्लॉय डेटा फ्रेम में ये दोनों कंडीशन को अप्लाई करो, इसके बाद जो आउटपुट आए वो मुझे दे दो। फिर मैंने देखो आउटपुट को प्रिंट कर दिया, आउटपुट आ गया मेरा। तो ऐसे कौन कौन से इम्प्लॉय हैं जिनका जो HR है उनका सैलरी क्या कहते हैं 60+ है? दैट इज अनिल एंड विवेक। तुम ऊपर भी देख सकते हो कितने टोटल HR कितने थे यहाँ पे? टोटल HR 3 थे। एक का सैलरी 75 है, दूसरे का सैलरी 62 है, सॉरी 75 एंड 82 है यहाँ पे। और तीसरे का सैलरी 50,000 है। जबकि मेरा क्वेश्चन क्या था? 50,000 से प्लस होना चाहिए, सॉरी 60,000 से प्लस होना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं लास्ट वाला अर्जुन का नहीं यहाँ पे आया। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो तो मैं बस समझाता हूँ। क्या यहाँ पे लिखा यूजिंग द बिल्ट इन डेटा टाइटेनिक डेटा सेट। बिल्ट इन का मतलब होता है जो ऑलरेडी पाइथन ने डिसाइड किया है, पाइथन ने जिसको बनाया। तो ऑलरेडी क्या कहते हैं पाइथन में जो एक लाइब्रेरी होती है सीबॉर्न, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। सीबॉर्न में ना ऑलरेडी बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल है। सीबॉर्न लाइब्रेरी में ऑलरेडी क्या कहते हैं डेटा सेट अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी वही है कि जो बिल्ट इन डेटा सेट है सीबॉर्न में, वहाँ से डेटा सेट को फेच करो। उसके बाद उस पर काम करो। क्या काम करना है? ग्रुप करना है। ग्रुप द डेटा बाई पैसेंजर क्लास। उसमें एक पैसेंजर क्लास होगा टाइटैनिक डेटा में। टाइटैनिक डेटा मतलब समझो, टाइटैनिक का डेटा है, मतलब जो टाइटैनिक मूवी देखी होगी उसका डेटा है। तो उसमें पैसेंजर क्लास होता है ना, पैसेंजर क्लास होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो उसको उसके करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग करनी है।
मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, यस देखेंगे क्या क्या कंडीशन है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग करनी, क्लास की करस्पॉन्डिंग ग्रुपिंग करनी है। क्या क्या करना है, फाइंड द एवरेज फेयर एंड एज पर क्लास, हर एक क्लास के करस्पॉन्डिंग उसका फेयर एवरेज निकालना है, फेयर का एवरेज निकालना है और एज का एवरेज निकालना है। मतलब हर एक क्लास, फर्स्ट क्लास में जितने भी फर्स्ट क्लास के पैसेंजर हैं उनका एवरेज एज क्या है और एवरेज फेयर क्या है। ऐसे सेकंड क्लास के जो भी सेकंड क्लास के लोग हैं उनका क्या कहते हैं, क्या एवरेज एज है एंड एवरेज फेयर, लाइक दैट थर्ड फॉर थर्ड क्लास। ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग, एक मेथड होता है ग्रुप बाई मेथड, ग्रुपिंग करना है तो ग्रुप बाई मेथड। चलो पहले हम लोग डेटा सेट को पिक करते हैं। इंपोर्ट सी बॉन मैंने किया, सी बॉन लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट सी बॉन एज अ एस एन एस, सी बॉन का शॉर्ट फॉर्म दे दिया मैंने एस एन एस। ओके, उसके बाद उसको एस एन एस बना दिया। तो फिर मैंने एस एन एस डॉट एक मेथड होता है, उस मेथड का क्या नाम है, लोड डेटा सेट। ऑलरेडी क्या कहते हैं, मैंने क्या बोला, सीबॉन लाइब्रेरी में ऑलरेडी डेटा सेट अवेलेबल है, वहाँ से डायरेक्टली हम लोग फेच कर सकते हैं डेटा सेट विद द हेल्प ऑफ मेथड। कौन सा मेथड होता है उसको डेटा सेट को फेच करने के लिए, लोड डेटा सेट, डेटा सेट को लोड करना। ठीक है, जिस भी डेटा सेट को लोड करना है उस डेटा सेट का नेम पास कर दो। कौन से डेटा सेट को लोड करना है मुझे, टाइटैनिक, तो मैंने इसको पास कर दिया। अब तुमको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, चलो इसको कमेंट आउट करके मैं पहले तुमको दिखा देता हूँ। इसको कमेंट कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे टाइटैनिक को कॉल कर देता हूँ। टाइटैनिक को कॉल किया, यू कैन सी आ गया। टाइटैनिक डेटा सेट में ये सब चीज़ें अवेलेबल है ऑलरेडी, सी वन में अवेलेबल। सर्वाइव पीसी क्लास, ये पीसी क्लास पे हम लोग किस पे ग्रुप बाई लगाने वाले हैं, ये पर्सन क्लास, इसी पे लगाए पर्सन क्लास पे पीसी पी क्लास, सेक्स एज सिबलिंग्स पार्ट्स फेयर इम्बार्क क्लास हु, लॉट लॉट्स ऑफ कॉलम्स आर देयर। कितने 15 कॉलम है, देखो यू कैन सी हियर 15 कॉलम है और 891 रोज है। ओके, अब मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पे ग्रुप बाई करना है, किसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप बाई करना है मुझे टाइटैनिक के पीसी पी क्लास में ये इस पर्टिकुलर कॉलम के करस्पॉन्डिंग मुझे ग्रुप करना है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग तो ग्रुप करना है मुझे, लेकिन किस पे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है मुझे, क्या अप्लाई करना है, जो फेयर है और जो एज है उसका मीन निकालना है। फेयर कॉलम जो होगा उसका एज कॉलम होगा, उसके उसके करस्पॉन्डिंग मुझे ग्रुप करना है। तो मैंने क्या किया, उसके बाद इसको ब्रैकेट में पास किया, फिर मैंने क्या अप्लाई किया, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग किस पे अप्लाई किया, फेयर कॉमा एज पे, और उसका क्या मैंने निकाल दिया, मीन निकाल दिया। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग ये इसका निकल के उसका ग्रुप बाई उसका होके, तुम देखो रिजल्ट। अब मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या मिलेगा, यू कैन सी। तो फर्स्ट क्लास के लिए कितने क्या फेयर है, 84। सेकेंड क्लास का क्या कहते हैं क्या एवरेज फेयर है 20। थर्ड क्लास का एवरेज फेयर क्या 13, लाइक दैट। एज भी क्या कहते हैं उनका एवरेज एज भी पता चल गया सबका। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द कोड टू सॉर्ट ए डेटा फ्रेम बाय सैलरी, सॉर्टिंग करना है। ऊपर हमने उन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग, उसके ऊपर क्या किया था, सिलेक्शन एंड फिल्टरिंग। देखो सीक्वेंस में मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे ऊपर मैंने सबसे पहले डेटा सेट को देखना सिखाया था, हेड और टेल मेथड। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करना और क्या कहते हैं फिल्टर करना अप्लाई सिखाया था। फिर उसके बाद मैंने ग्रुप करना सिखाया था। उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले, सॉर्टिंग ऑपरेशन करने वाले, कैसे किसी कॉलम में जो भी डेटा पॉइंट्स है उसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, राइट द कोड टू सॉर्ट ए डेटा फ्रेम बाय सैलरी, कौन से कॉलम के करस्पॉन्डिंग सॉर्ट करना है, सैलरी का। और कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। एंड देन बाय डिपार्टमेंट, पहले मुझे सैलरी के करस्पॉन्डिंग करना है, उसके बाद किसके करस्पॉन्डिंग करना है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कॉलम के करस्पॉन्डिंग, इसको किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ये काम करने के बाद मुझे टॉप 5 रोज को दे दो। चलो अप्लाई करके देखते हैं। हमने क्या किया, इंपोर्ट पांडा जेपीडी, फिर मैंने डेटा फ्रेम एक क्रिएट किया, किससे, वही सैलरी का क्रिएट करना है तो नेम, एक कॉलम बनाया, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। अब मुझे सैलरी को ही, सैलरी और डिपार्टमेंट का सॉर्टिंग करना था। चलो करके देखते हैं। मैंने क्या किया, डी एफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, एक सॉर्टिंग करने के लिए कौन सा एक मेथड है, सॉर्ट वैल्यूज़। ओके, सॉर्ट वैल्यू की हेल्प से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से कॉलम के करस्पॉन्डिंग मुझे सॉर्ट करना है, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। यस, बट थोड़ा सा ध्यान देना, बाई इज इक्वल टू मैंने सैलरी एंड डिपार्टमेंट लिखा,
और लेकिन सैलरी को मुझे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और जबकि डिपार्टमेंट को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मैंने एक पैरामीटर होता है असेंडिंग नेम से, एक उस पैरामीटर में क्या वैल्यू पास किया, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स का मतलब असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स हो गया, असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स हो गया मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ट्रू हुआ मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन ट्रू, मतलब पहला कंडीशन डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, दूसरा कंडीशन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसकी वो किस पे होगा, सैलरी पे होगा, और असेंडिंग ऑर्डर किस पे होगा, डिपार्टमेंट पे होगा। ये इसके लिए ओके। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली मुझे कितने नंबर ऑफ रोज चेक करना था, टॉप 5 रोज को। तो मैंने वही हेड मेथड टॉप 5 रोज को प्रिंट कर दिया। यू कैन सी द रिजल्ट। मैंने क्या किया देखो, अब तुम, अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक तो जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको तो तुम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, मतलब लो टू हाई में असेंडिंग ऑर्डर, हाई टू लो डिसेंडिंग ऑर्डर। बट एक डिपार्टमेंट करके एक नेम है, उसमें कैटेगरिकल कॉलम है, मतलब कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में रखने का मतलब क्या हुआ, करेक्टर के करस्पॉन्डिंग। ए मतलब फर्स्ट, ए बी सी डी, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और जेड, जेड वाई एक्स, ये क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो तुम देख भी सकते हो डिपार्टमेंट में सबसे पहले एफ आया है। पहली बात है डिपार्टमेंट कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले एफ आया, उसके बाद आई आया, उसके बाद एच आया, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएट ए पांडास डेटा फ्रेम कंटेनिंग स्टूडेंट नेम एंड दियर मार्क्स। एक डेटा फ्रेम बनाना है, उसमें क्या क्या किसका डेटा रहेगा, स्टूडेंट का डेटा रहेगा। क्या क्या स्टूडेंट डेटा में रहेगा, नेम और उसका मार्क्स। वेयर सम ऑफ द मार्क्स आर मिसिंग, वहाँ पे कुछ कुछ मार्क्स को मिसिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द मिसिंग वैल्यू। सिंपल सी बात है, ये मिसिंग वैल्यू का प्रॉब्लम है। तुमको क्या करना है, खुद से एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, उसमें नेम रहेगा स्टूडेंट का और मार्क्स रहेगा। मार्क्स में कुछ कुछ वैल्यू को मिसिंग कर देना, एन लिख देना वहाँ पे। तो जैसे एन लिख दोगे, उसके बाद क्या करना है, तो क्वेश्चन अभी ये तो क्रिएट किया मैंने डेटा को। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करो फर्स्ट सबसे पहले, और मिसिंग वैल्यू जब आइडेंटिफाई हो जाए, फिल द मिसिंग वैल्यू विद द मीन ऑफ मार्क, विद द मार्क्स कॉलम। जब भी मिसिंग वैल्यू पता चल जाएगी कहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, तो वहाँ पे उसके मीन से उसको रिप्लेस करो, वहाँ पे मीन को रिप्लेस। सबसे पहले चलो मैं इसको डेटा फ्रेम को क्रिएट किया और तुमको डेटा दिखाता हूँ। ये मेरा डेटा हो गया, ये मेरा डेटा हो गया। तो सबसे पहले तो इसको, ये तो तुम्हारा डेटा हो गया, इसको हम लोग ए इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम कौन से, ये तुम्हारा डिक्शनरी था, डिक्शनरी को मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अभी तुम ए को चेक करो, देखो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो कहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, तुम्हारे मार्क्स में दो जगह पे मिसिंग वैल्यू है। अब इन दोनों को चेक करके मुझे बताना है, तो मुझे चेक करने के लिए क्या होता है, कौन सा मेथड होता है, इज एन ए। जैसे मैंने इज एन ए को कॉल किया, देखो बाकी सब जगह फॉल्स है, बस दो जगह पे ट्रू आ गया, मतलब वहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। अगर तुमको वैसे चेक करना है तो सम लगा के देख लो, सम जैसे ही किया तुमने वो बता दिया। स्टूडेंट नेम में क्या कहते हैं, 0 मिसिंग वैल्यू है, और मार्क्स में 2 मिसिंग वैल्यूज है। ओके, अब ये तो मुझे पता चल गया कहाँ पे मिसिंग वैल्यू। अब मुझे उसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, उसके मीन से रिप्लेस करना है। तो मीन से रिप्लेस करने के लिए कौन सा मेथड है, पहली बात तो रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या होता है, उसको इम्प्यूटेशन भी बोलते हैं। इम्प्यूट करने के लिए कौन सा मेथड है, फिल एन ए। चेक करना है तो इज एन ए, फिल करना है तो फिल एन ए, और उसको रिमूव करना है मतलब ड्रॉप करना है तो ड्रॉप एन ए। ओके, फिल करना है, किससे फिल करना है, उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के, उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के उस पर्टिकुलर कॉलम में, मतलब मार्क्स कॉलम में, मार्क्स कॉलम लिख दिया, उसका जो मीन होगा उसके मीन से रिप्लेस करना है, तो डॉट मीन, उसका मीन कैलकुलेट किया, उससे रिप्लेसमेंट करूंगा। यू कैन सी इस कॉलम का जो अभी कहाँ पे मिसिंग वैल्यू था, अगर मैं मिसिंग वैल्यू एक बार मैं तुमको दिखाऊं, ये देखो मिसिंग वैल्यू कहाँ पे था, इस सेकेंड रो एंड फोर्थ रो में था, सेकेंड एंड फोर्थ रो में था। अभी देखना वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस किया सेकेंड एंड फोर्थ, किससे रिप्लेस हुआ, मीन से। ओके, और इसको तुम चाहते हो कि ये रिप्लेसमेंट हमेशा के लिए बना रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है,
या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ए इज इक्वल टू कर दो, तो अब जो चेंजेस किया उस चेंजेस को मैंने स्टोर कर दिया, तो वो परमानेंट चेंज हो गया। ओके, so I think you are able to understand. So let's move for next question. Create a pandas data frame with the help of student name and marks. एक pandas data frame बनाना है किसके नेम से, स्टूडेंट नेम से। अगेन यहीं वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन ही है, स्टूडेंट का डेटा रहेगा, नेम और मार्क्स रहेगा, उसमें वेयर सम रोज आर डुप्लीकेट। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर क्या मिसिंग वैल्यू था, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू नहीं, यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट रोज है, मतलब सेम डेटा है, 2 से 3 लाइन में क्या कहते हैं, सेम रोज है, सेम अरे नहीं, डेटा सेम है मल्टीपल रोज में। ओके, देखते हैं कैसे। ये मैंने डेटा फ्रेम मेरा है, तो इसको मैं सबसे पहले चलो डी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। डी इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। इसको मैंने डेटा फ्रेम में मुझे सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डेटा को मैंने पास कर दिया, डेटा को पास कर दिया। देखो डेटा फ्रेम में अब कन्वर्ट हो चुका है। अब चेक करना है तो देखते हैं। देखो अब कौन कौन से रोज में, देखो डेटा कौन कौन से रोज डुप्लीकेट रोज है, यहाँ पे अमित है और यहाँ पे भी देखो अमित है। फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो डुप्लीकेट रोज हैं। उसके बाद सेकेंड रो एंड फिफ्थ रो इज आल्सो डुप्लीकेट रो। बस ये 2 रोज डुप्लीकेट है। तो उसको अगर मुझे क्या करने को बोला इसने, चेक करना है। सबसे पहले मुझे अगर चेक करना है कि भाई कौन कौन सा रोज डुप्लीकेट है, तो उसके लिए मेथड होता है डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेटेड को कॉल करो, वो बता देगा कि कौन कौन सा रोज डुप्लीकेट है। देखो फॉल्स बताया तो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट नहीं है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट नहीं, ये रो और ये रो देखो डुप्लीकेट है। ट्रू आ गया ना वहाँ पे, तो वो दोनों रोज डुप्लीकेट हो। ओके, इससे डुप्लीकेट पता चल गया। अगर तुमको उसको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक मेथड ड्रॉप डुप्लीकेट। ड्रॉप डुप्लीकेट्स तुमने जैसे ही कॉल किया, देखना वो पूरा सारा जो जो भी रोज क्या कहते हैं डुप्लीकेट है वो ड्रॉप हो जाएगी। देखना अभी फोर्थ एंड फिफ्थ रोज अभी ड्रॉप हो जाएगा, यू कैन सी गायब हो गया यहाँ से। देखो 3 और 4 इंडेक्स इज नॉट कमिंग। अभी कोई भी डुप्लीकेट रोज मेरे डेटा फ्रेम में नहीं है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिएट डेटा फ्रेम क्रिएट करना है स्टूडेंट नेम से, उसमें भी सेम होगा, नेम सब्जेक्ट और मार्क्स होगा कॉलम। और वहाँ पे क्या करना, वेयर सम रोज हैव ऑल मिसिंग वैल्यू, मतलब कुछ कुछ वैल्यू मिसिंग वैल्यू, ऊपर वाला केस मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे। और तुमको प्रोग्राम लिखना है, क्या प्रोग्राम में लिखना है, जो कि इसको ड्रॉप करना है। मिसिंग अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मिसिंग वैल्यू जहाँ पे भी था उसको रिप्लेस किया था, अब हम लोग ड्रॉप करेंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए में पी डी डॉट डेटा फ्रेम, सॉरी डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम को कॉल किया और मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने डेटा को डेटा फ्रेम में। नाउ यू कैन सी आल्सो, ए को कॉल किया, ये मेरा डेटा फ्रेम है। अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है। मुझे ड्रॉप करना है तो DROP ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ठीक है। ड्रॉप डुप्लीकेट को कॉल किया और कॉल करने के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसके ब्रैकेट में लिख दो एक पैरामीटर इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब वो रिप्लेस कर देगा, जो भी वैल्यू ड्रॉप कर दिया उस पर जो भी चेंजेस कर दिया ना, चेंजेस करने के बाद सेव करने का काम करता है इन प्लेस। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिख देखो तो वो चेंजेस करने के बाद सेव कर देता है, या तो ऐसे लिख दो। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको जिसमें भी तुम चेंजेस कर रहे हो उसको फिर से वहाँ पे असाइन कर दो, चेंजेस करने के बाद उसी वेरिएबल उसी डेटा फ्रेम में असाइन कर दिया, तो भी क्या कहते हैं वो रिप्लेस हो जाएगा। देखो एक बार कर दिया मैंने, वो असाइन हो गया। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे डुप्लीकेट, कोई डुप्लीकेट रोज नहीं है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो तो ये अभी तक हम लोगों ने नमपाई और पांडास पे ईच एंड मोस्ट ऑफ दी क्या करते हैं, जितने भी सिनेरियो हो सकते हैं, जितने भी डेटा मैनिपुलेशन के टेक्निक्स हो सकते हैं, जितने भी डेटा मैनिपुलेशन के ऑपरेशंस हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग वी हैव कवर्ड हियर विद द हेल्प ऑफ कोड प्रॉब्लम्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10 प्रॉब्लम को पिक करेंगे मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न लाइब्रेरी पे। ओके, जहाँ पे डेटा विजुलाइजेशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।